हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो मेरा नाम प्रणय मेश्राम है और आज हम पढ़ने वाले द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। यह जो आर्टिकल्स होंगे बेसिकली यूपीएससी और अदर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं उनमें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। ठीक है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा एनालिसिस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल से। जो अब देखो, जो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो बेसिकली ये है। अब इसमें क्या बोल रहा है? काशी तमिल संगम इज स्ट्रेंथनिंग द आइडिया ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। यानी जो काशी काशी में तमिल संगम अभी जो हो रहा है वह एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो आइडिया है उसको और स्ट्रेंथन कर रहा है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में हमें क्या जानना है? एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है, काशी तमिल संगम क्या है, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे भाषिनी नाम का जो एआई है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सेनगोल के बारे में जानेंगे जो इंस्टॉल किया गया है पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में, ठीक है। तो अब हम चलते, अब हम इस आर्टिकल को अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझते हैं। देखो अब क्या होता है, बेसिकली देखो अब क्या है, रिसेंटली जो क्या था, कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था एक प्रोग्राम जिसका नाम था काशी तमिल संगम, ठीक है। और यह क्यों लेके आया था? स्ट्रेंथन करने के लिए और रिकिंडल करने के लिए कल्चरल और सिविलाइजेशन बॉन्ड बिटवीन द तमिलनाडु एंड वाराणसी। अब बेसिकली क्या है, नॉर्थ और साउथ में कई बार हम बोलते हैं कि ठीक है, थोड़ा क्या हो रहा है, लैंग्वेज बैरियर्स आता है, तो कई बार क्या होता है कल्चरल ट्रांजिशन उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये जो काशी तमिल संगम है बेसिकली क्या करता है, ये स्ट्रेंथन करता है और रिकिंडल करता है। रिकिंडल यानी फिर से जला देता है किस चीज को? एक आग जो होती है ना, फिर से जला देना, स्ट्रेंथन करना किस चीज को? कल्चरल और सिविलाइजेशन टाइज को, बॉन्ड्स को, किसके बीच में? तमिलनाडु और वाराणसी के बीच में। अब ये जो प्रोग्राम है बेसिकली एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक इनिशिएटिव है। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव में बेसिकली क्या है, देखो इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं उनके बीच में एंगेजमेंट को प्रमोट करने के लिए, कांटेक्ट को प्रमोट करने के लिए, कहाँ कहाँ के जो अलग अलग स्टेट्स है हमारे देश में, अलग अलग जो यूनियन टेरिटरीज है, अब उन लोगों के बीच में कांटेक्ट को प्रमोट करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2015 में, ठीक है। और इसके तहत क्या, एक बॉन्डिंग, एक अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। यूनिटी इंटीग्रिटी को प्रमोट किया जाता है। बेसिकली इस चीज के लिए यह प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? देखो अब इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यह बेसिकली इस प्रोग्राम को चलाती है, ठीक है। अब इसके अंदर एक्टिविटीज क्या है, देखो जो हर एक स्टेट है, यूटी है, उसको पेयर किया जाता है एक दूसरे स्टेट और यूटी के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मैं यहाँ पे यूपी को सपोज आपने पेयर किया तमिलनाडु के साथ, तो एक कोई भी स्टेट है आपका इंडिया का, उसको दूसरे स्टेट या यूपी के साथ पेयर किया जाएगा एक टाइम के लिए, ठीक है। और इस समय में क्या होगा, लोगों का एक्सचेंज होगा, ठीक है। अब इसमें आपको लैंग्वेज के बारे में, लिटरेचर, क्यूजीन, क्यूजिंग यानी क्या होता है? खान पान, ठीक है। तो लैंग्वेज, लिटरेचर, क्यूजिन, उनके फेस्टिवल, कल्चरल इवेंट्स, टूरिज्म, इन सारी चीजों को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा दूसरे कल्चर के बारे में पता चले, इसके लिए यह बेसिकली यह जो प्रोग्राम है वह चलाया जा रहा है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली हमें यूनिटी और डाइवर्सिटी को प्रमोट करना है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इन इस एक कंसेप्ट को हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, प्रमोट करना है, ठीक है। इंटीग्रिटी को लेके आना है, और इसलिए हमें नेशनल इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि रीजनलिज्म काफी ज्यादा बढ़ता है, तो रीजनलिज्म को भी काउंटर करने के लिए यह जो एक आइडिया है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या होता है, देखो जब लोगों का एक्सचेंज होगा, लोगों को जब पता चलेगा कल्चर, हेरिटेज वगैरह के बारे में, तो इससे क्या होगा, जो जो कल्चरल हेरिटेज है, जो कस्टम्स है, जो ट्रेडिशंस है हमारे, उसका जो नॉलेज है, जो आइडियाज है, वो एक दूसरे में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होगा, लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट होगा। लोगों का क्या है, लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट होगा, एक दूसरे से वो एंगेज करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। अब बेसिकली क्या है इसमें भाषिनी। अब भाषिनी क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसको गवर्नमेंट ने 2022 में लॉन्च किया था। क्यों? क्योंकि वह स्पीच को ट्रांसलेट करना चाहते थे, ठीक है। अब यानी कैसा हुआ, जब अब नरेंद्र मोदी जी ने जब अब ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत
के प्रोग्राम में जब स्पीच दिए थे, तो ये भाषिणी नाम का जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है, वह क्या कर रहा था, अब हिंदी को ट्रांसलेट कर रहा था तमिल में, ताकि जो लोग हैं तमिलियन वह भी समझ पाए कि क्या बोला जा रहा है। तो भाषिणी नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब सेनगोल बेसिकली क्या है देखो, अब सेनगोल क्यों, क्योंकि इस आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि सेनगोल को एक्स्टेब्लिश किया जाएगा कहाँ पे, पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में। अब सेनगोल क्या है, बेसिकली जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 को, ठीक है, तब क्या हुआ था, जो माउंट बैटन थे, उन्होंने क्या किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हैंड ओवर किया था एक स्पेक्टर। अब स्केप्टर बेसिकली क्या होता है, देखो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये देखो एक डंडा है और इसके ऊपर आपको ये नंदी दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये डंडा है नंदी। तो ये बेसिकली क्या हो रहा था, जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था, तो इसको हैंड ओवर किया गया था लॉर्ड माउंट बैटन के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। और यह बेसिकली सिग्निफाई क्या करता है, यह बेसिकली सिग्निफाई करता है कि मैं आपको ट्रांसफर ऑफ पावर कर रहा हूं, मैं आपको पावर दे रहा हूं, कहां से, ब्रिटिश एम्पायर से अब इंडियन पार्लियामेंट में पावर चला गया, ठीक है। अब बेसिकली ये जो स्केप्टर है, ये जो सेंगोल है, ये चोला डायनेस्टी का है, ठीक है। अब सेंगोल जैसा मैंने आपको बताया, यह चोला डायनेस्टी के समय ओरिजिनेट हुआ था साउथ इंडिया में, ठीक है। और यह बेसिकली एक स्केप्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक डंडी है, ऊपर नंदी बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनको दिया गया था। और यह क्या रिप्रेजेंट क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ पावर, कहा से, ब्रिटिश से इंडियन पार्लियामेंट की तरफ, ठीक है। अब इसको कहा रखा गया, उसके बाद इसको जो म्यूजियम है इलाहाबाद का, वहां पे रखा गया, ठीक है। और यह सिंबल बेसिकली सिग्निफाई क्या करता है, यह सिग्निफाई करता है एक जस्ट और फेयर रूल को, ठीक है। और यह मार्क करता है कि एक ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है एक किंग से दूसरे किंग की तरफ, कहाँ पे, और ये चोला डायनेस्टी में बेसिकली इस चीज का इस्तेमाल होता था। अब ये जो सिंबल है बेसिकली अब 5 फीट का है, ठीक है। और इसमें क्या है, नंदी बुल, यह सिंबल है एट द टॉप, ठीक है। और इसको इंस्टॉल किया जाएगा लोकसभा स्पीकर पोडियम में, ताकि इसको सारे लोग देख सके, ठीक है। अब अब इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इसमें क्या है, बेसिकली यह सिग्निफाई क्या करता है, जस्ट रूल, फेयर रूल। और जो भी यह सिंबल रिसीव करेगा, अब उसको भी यह जस्ट एंड फेयर रूल देना पड़ेगा, बेसिकली यह सिग्निफाई करता है, ठीक है। अब इसके अलावा यह सारी चीजें थी, इसमें हमको इस आर्टिकल में जानना था, ओके। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल पे हम मूव करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है बेसिकली कोल के बारे में। तो ये आर्टिकल क्या बोल रहा है कि जो ग्लोबली कोल की डिमांड है वह डिक्लाइन होने वाली है, कितने, लगभग 2.3% से, कब तक, 2026 तक। और ये किसने बोला है, आईईए, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, हम कोल के बारे में थोड़ा जानेंगे इसमें, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है इस आर्टिकल में, देखो अब ऐसा बोला गया है, जो कोल की डिमांड है वह बेसिकली क्या हो रहा है, यह बोला जा रहा है कि लगभग 2.3% से डिक्लाइन हो जाएगी 2026 तक। अब क्या हो रहा है देखो, जो ग्लोबल कोल की डिमांड है वो ऑलरेडी 2023 में 1.4% से बढ़ चुकी है। और अभी क्या है, लगभग वर्ल्ड में 8.5 बिलियन टन ऑफ कोल प्रोड्यूस किया जाता है, कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो डिमांड है कोल की, अभी हम देख सकते हैं कि जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, अब ये क्या है, डेवलप्ड नेशन है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वह काफी ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम वहां पे देख पा रहे हैं कि लगभग 20% से जो डिमांड है कोल की, वह कम होने वाली है। पर इंडिया और चाइना जैसी कंट्री है, जहां पे अब क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो वहां पे जो कोल की डिमांड है वहां वो हमें बढ़ती हुई दिखती है। कितना, इंडिया में लगभग 8% गोल्ड की डिमांड बढ़ी है, जबकि चाइना में लगभग 5% गोल्ड की डिमांड बढ़ी है, कब, 2023 में, ठीक है। वो जो और यह बेसिकली हो क्यों रहा है, क्योंकि वही जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर का जो जनरेशन है वह भी कम हो रहा है। अब क्या हुआ है देखो, इस साल क्या था, यूजुअली एल नीनो का इफेक्ट था। अब एल नीनो की वजह से अगर ज्यादा बारिश नहीं हुई तो रिवर्स में ज्यादा पानी नहीं रहा, तो फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन भी ज्यादा नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं
कोल पे हमारे ज्यादा डिपेंडेंस बढ़ा। पर आने वाला समय कैसा है, ला लीना वाला होने वाला है। ठीक है, 2026 तक, 2024 से 2026 तक वाला जो पीरियड है वह ला लीना वाला पीरियड है। ला लीना वाला जो पीरियड होगा, अब इसमें क्या होगा, रेनफॉल ज्यादा होगी, रेनफॉल ज्यादा होगी तो रिवर में पानी ज्यादा होगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी काफी अच्छा होगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे भी हम मूव करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से भी। तो कोल पे जो डिपेंडेंस है वह भी कहीं ना कहीं कम होगा। ठीक है। और इसके अलावा जो फोटोवोल्टिक सेल है उस पे भी, अब देखो क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल बेसिकली क्या होता है, सोलर एनर्जी जनरेशन में सोलर पैनल्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं। वह बेसिकली कैप्चर करते हैं सनलाइट को और कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो उसका भी डिप्लॉयमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ते हुए हमें नजर आ रहा है। ठीक है। अब इसके अलावा भी हम देख सकते हैं, देखो जो कोल की डिमांड है ग्लोबली, ठीक है, पेज नंबर 10 में आप जैसे देख पा रहे हो द हिंदू के। अब इसमें क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर जनरेशन है वह भी बेसिकली क्या हो रहा है, उसमें भी हम थोड़ा कहीं ना कहीं इंक्रीज देख पा रहे हैं। जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज हो गई, वहां पे अब न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन का थोड़ा हमें राइज देखने मिल रहा है। ठीक है। अब करंटली लगभग हाफ ऑफ द वर्ल्ड का कोल डिमांड जो है वह चाइना से आता है। ठीक है, इतना ज्यादा चाइना कंज्यूम करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम चाइना को कहीं ना कहीं बोलते हैं मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड। काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग वहां पे होती है, इसलिए काफी ज्यादा पावर की डिमांड है। और इसलिए हाफ ऑफ द वर्ल्ड कोल डिमांड जो है वो चाइना से ही आती है। अब कोल की जो डिमांड है, पर यह बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे वह कम होने वाली है। ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो एनर्जी सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, देखो कोल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। कोल का इस्तेमाल एनर्जी जनरेशन में हो रहा है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा स्टील मेकिंग में भी कोल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें भी एनर्जी लगती है। ठीक है। इसके अलावा सीमेंट प्रोडक्शन में भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कोल का इस्तेमाल किया जाता है एज अ एनर्जी इनपुट। ठीक है। अब इसकी वजह से दिक्कत क्या हो रही है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है। और इसलिए कोल को बहुत ज्यादा ब्लेम किया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। कहीं ना कहीं हम पर यह भी देखते हैं कि जब क्या होता है, कोविड-19 के समय कोल की डिमांड काफी कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। ठीक है, पर ऐसा दिक्कत ये हो गई कि जब लॉकडाउन खुला तो काफी ज्यादा फिर से कोल की डिमांड बढ़ गई। ठीक है। अब हम चाहते हैं कोल की डिमांड, कोल के यूज को कम करना, पर साथ में हमें इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कार्बन कैप्चर भी करना पड़ेगा। देखो अब कैसा होता है, कई बार हम देख सकते हो कोल के थर्मल पावर प्लांट में जो चिमनीज होती है वहां पे कार्बन कैप्चर डिवाइसेस रखे होते हैं। वह क्या करते हैं, जो इमिशन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं कैप्चर करते हैं, स्टोर करते हैं। तो हमें कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज वाले इवेंट्स हो रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज बेसिकली, उसकी जो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 हुई थी उसमें भी बोला गया था कि क्या, देखो क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो अभी 2021 में हुई थी, कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 26, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई थी कि हम कार्बन को फेज डाउन कर देंगे, कोल का जो यूज है उसको फेज डाउन कर देंगे, कम से कम कर देंगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी यह जरूरी है कि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो कोल के यूज को हमें कम करना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि जो ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर है वह 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो, तो इसलिए हमें जो कोल की जो इमिशन, कोल के द्वारा जो इमिशन हो रहा है उसको लगभग 95% तक रिड्यूस करना पड़ेगा। कब से कब तक? 2020 से 2050 तक। ठीक है। अब जो इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया है, यह बेसिकली तीन लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर्स है ग्लोबली। ठीक है, कौन कौन से? चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया, वह तीन लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर्स है ग्लोबली। ठीक है। अब यह जो कंट्रीज है यह अकाउंट करते हैं मोर देन 70% ऑफ द कोल प्रोडक्शन। मोर देन 70% ऑफ द कोल प्रोडक्शन यह तीनों कंट्रीज ही कर रहे हैं वर्ल्ड का। ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको थोड़ा कोल के बारे में बताता हूँ। देखो अब क्या हो रहा है, क्योंकि मेन चीजें यह है हमें जानने की कि इंडिया में क्या स्टेटस है कोल की प्रोडक्शन का, कोल कितने किस्म के होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली उस पे आता है। देखो इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1.3 बिलियन डॉलर है अभी, लगभग 1.4 बिलियन डॉलर है। ठीक है। और बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है।
और हम क्या है, एज अ थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी, और हम हैविली रिलाय करते हैं कोल पे, ऑयल पे, बायोमास पे। क्यों? लगभग 80% ऑफ द एनर्जी नीड हमारी कोल, ऑयल, बायोमास के बर्निंग से ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इसमें भी कोल जो है वह काफी ज्यादा डोमिनेंट सोर्स है एनर्जी जनरेशन का। लगभग 56% जो एनर्जी मिक्स है, हमारी एनर्जी मिक्स में क्या क्या आ गया, कोल हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, सॉलिड बायोमास हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मान सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी मान सकते हो। तो इसमें जो कोल है, कोल से लगभग 56% एनर्जी हम जनरेट करते हैं, ठीक है। और इसको जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में भी इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। देखो, ओके, अब क्या है, इंडिया जो है वह थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर है वर्ल्ड का, तो जिसमें कि कोल जो है वह कंट्रीब्यूट करता है लगभग 66% का कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। तो आप समझ पा रहे हो कोल का क्या इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि देखो, इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। और कोल कंट्रीब्यूट करता है लगभग 66%। ओके, अब क्या होता है, इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन कोल। हमारा काफी ज्यादा कोल पे डिपेंडेंस है, और हम काफी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गए, हम इनसे क्या करते हैं, कोल इंपोर्ट करते हैं। इंडिया जो है वह सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है कोल का, ठीक है। और हम इंपोर्ट करते हैं अराउंड 235 मिलियन टन ऑफ कोल, हमने इंपोर्ट किया था 2020 में। यह कुछ फिगर आपको मेंस में काफी ज्यादा काम आएंगे। तो आपको याद रखना है कि लगभग हमने 235 मिलियन टन कोल को इंपोर्ट किया था 2020 में, ठीक है। और इसके वजह से काफी ज्यादा हमारी कंट्री वल्नरेबल है। क्यों? क्योंकि अगर कोल के दामों में कुछ फ्लक्चुएशन होता है तो हमारे काफी ज्यादा एनर्जी पे, काफी जो हमारा एनर्जी मार्केट है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ता है, ठीक है। अब कोल से काफी ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, मर्क्यूरी, ये ऐसे जो हार्मफुल गैसेस है, जो एलिमेंट्स है, जो मेटल्स है, वह निकलते हैं कंबशन ऑफ कोल से, ठीक है। और इसके वजह से हमारी हेल्थ और इन्वायरमेंट पे काफी ज्यादा गलत प्रभाव पड़ता है। अब कोल जो है वह लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है किस चीज का, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन का, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग को काफी ज्यादा यह कंट्रीब्यूट करता है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कोल में, अब कोल थर्मल पावर प्लांट में हम क्या हो रहा है, कोल से पावर जनरेट कर रहे हैं, पर हम इसमें काफी ज्यादा पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि कोल से हम वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, स्टीम जनरेट होती है, वो स्टीम क्या करती है, टरबाइन को रोटेट करती है, फिर उससे क्या होता है, मैकेनिकल पावर को हम फिर इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस ऑपरेट होता है, ठीक है। अब कोल को जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं लंबे डिस्टेंस से, तो काफी ज्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट भी लगता है इसमें, ठीक है। अब और एक इशू है कि बहुत सारे जो हमारे इंडिया में कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है वो काफी ज्यादा इनइफिशियंट है, ठीक है। अब इससे क्या दिक्कत हो रही है, इनइफिशियंट है तो देखो, अगर इफिशियंसी कम होगी तो क्या होगा, काफी ज्यादा जो आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो वह वेस्टफुल हो जाएगी, उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जो प्लांट का जो लोड फैक्टर है वह भी कम है, इमिशन बहुत ज्यादा है। अब जो अवेलेबिलिटी है वाटर की फॉर कोल पावर प्लांट, यह भी एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। क्यों? क्योंकि देखो है, इंडिया में बहुत ज्यादा कोल पावर प्लांट यह लोकेटेड है वाटर स्ट्रेस्ड रीजन में, ठीक है। अब गवर्नमेंट के क्या एफर्ट है कोल कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए? देखो, इंडिया जो है वह रिड्यूस करना चाहता है डिपेंडेंस ऑन कोल, और क्लीनर एनर्जी पे मूव करना चाहता है। अब इसमें देखो, अब मैं कुछ आपको डाटा दूंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा आपकी मेंस के लिए। देखो, अब इंडिया जो है अचीव करना चाहता है गोल क्या, कि वह कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना चाहता है, कितना, 1 बिलियन टन से 2030 तक, ठीक है। हम जो है हमारा कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना चाहते हैं 1 बिलियन टन तक 2020 से, ठीक है। और नेट जीरो इमिशन को हम अचीव करना चाहते हैं 2070 तक। ओके, ये दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अब इसका मतलब क्या है, हमें जो रिलायंस है कोल पे उसको रिड्यूस करना पड़ेगा 20% पे, ठीक है। 20% से हमको कोल पे जो रिलायंस है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा अगर हम यह टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो। कौन सा टारगेट? नेट जीरो इमिशन बाय 2070, और 1 बिलियन टन तक हम जो अपना कार्बन फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं 2030 तक।
ठीक है। इसके अलावा हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पे भी मूव करना पड़ेगा, जैसे कि विंड हो गया, सोलर हो गया, बायोफिल हो गया, एक्सेट्रा। और जो स्मॉल हाइड्रो हो गया टू 10% और नेचुरल गैस टू 15% बाय 2030 तक। ठीक है। अब इसके अलावा हम देखो, हम और क्या जाएंगे, टाइप्स ऑफ कोल क्या है, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और यूपीएससी में भी आ चुका है। टाइप्स ऑफ कोल क्या है, ठीक है, कौन सा इंडिया में ज्यादातर पाया जाता है, कौन सा टाइप का कोल पाया जाता है। तो देखो, जो सबसे फाइनेस्ट कोल होता है वह कौन सा कोल, एंथ्रासाइट। अब इसमें जो कार्बन कंटेंट वह बहुत ज्यादा होता है और ऐश और कंटेंट वह कम होता है। तो जो सबसे अच्छा कोल होता है उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा और ऐश और मॉइस्चर जो है वह कम होगा। एंथ्रासाइट जो होता है वह ब्लैक होता है, hard होता है, शाइनी होता है, तो बेसिकली इसको हीटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है। अब इंडिया में जो एंथ्रासाइट कोल होता है वो बेसिकली आपको जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में मिलता है। ठीक है। अब इसके बाद होता है बिटुमिनस कोल। अब बिटुमिनस कोल जो है वह इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल किस चीज में होता है, पावर जनरेशन के। ठीक है। स्टील प्रोडक्शन, सीमेंट मैन्युफैक्चर, इसमें जो कोल का इस्तेमाल हो रहा है वह बिटुमिनस हो रहा है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है वह मीडियम से हाई परसेंट तक होता है। लगभग आप ये मान लो कि अगर एंथ्रासाइट में 80 से 90% कोल होगा, तो बिटुमिनस में आप ये मान लो कि 60 से 70% के अराउंड आपको कोल, एक कार्बन देखने को मिलता है। ठीक है। और इंडिया में आपको बिटुमिनस कोल का डिपोजिट कहाँ पाया जाता है, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में आपको काफी ज्यादा यह बिटुमिनस कोल का डिपॉजिट पाया जाता है। अब जैसे ये देखो, ये देखो आप डायग्राम में आप देख पा रहे हो, यह वेस्ट बंगाल वाला एरिया, ठीक है, झारखंड वाला एरिया। झारखंड में सबसे ज्यादा कोल रिजर्व पाया जा रहा है आपको। ठीक है। ये जो डार्क ब्लैक दिख रहा है, फिर इसके बाद उड़ीसा वाला एरिया ये हो गया, ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया हो गया। यहाँ पे इंडिया में बेसिकली आपको बिटुमिनस कोल काफी ज्यादा मात्रा में, और जम्मू एंड कश्मीर में आपको एंथ्रासाइट कोल थोड़ी बहुत मात्रा में देखने में मिलता है। ठीक है। यह आपको, ये जो कुछ आपको स्टेट्स देखने मिल रहे होंगे, ये देखो, ये जो आपको कुछ स्टेट्स देखने मिल रहे हैं ना, यहाँ पे पूरा आपको कोल पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यह जो सारे स्टेट्स है यहाँ पे आपको कोल पाया जाता है इंडिया में। अब जो बिटुमिनस कोल होता है इसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है, ये, ठीक है, तो आपको काला कलर जो सल्फर कंटेंट की वजह से होता है। ठीक है। अब इंडिया में जो बिटुमिनस कोल डिपॉजिट है, जो मैंने आपको बता दिया कहाँ पे पाया जा रहा है। अब लिग्नाइट, अब जो लिग्नाइट में जो है वह कार्बन कंटेंट काफी कम होता है और मॉइस्चर और एश कंटेंट ज्यादा होता है। लिग्नाइट जो है वह कैसे होता है, ब्राउन कलर का, सॉफ्ट होता है और पावर जनरेशन में इस्तेमाल होता है। और इंडिया में आपको कहाँ कहाँ पाया जाएगा, इंडिया में आपको तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश, जैसे आप मैप देख पा रहे हो। ठीक है। ये हो गया तमिलनाडु वाला एरिया, ये तमिलनाडु वाला एरिया, ये गुजरात वाला एरिया और ये राजस्थान वाला एरिया। यहाँ पे लिग्नाइट कोल पाया जाता है जो बेकार क्वालिटी का कोल होता है, जहाँ कार्बन कंटेंट कम और मॉइस्चर और एश कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है। अब बिटुमिनस क्या होता है, यह एक कोल है जिसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, बिटुमिनस और लिग्नाइट कोल के बीच में होती है। ठीक है। इसमें लो कार्बन कंटेंट होता है और रिलेटिवली लो सल्फर कंटेंट होता है। तो यह आपको कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे आपको पाया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड के बारे बारे में, अब ये देखो वर्ल्ड में ना आपको, यहाँ ये जो रीजन्स है वहां पे बेसिकली आपको कोल के डिपॉजिट पाए जाएंगे। ये देखो आप, जैसे यूरोप में आप यूरो रीजन देख रहे हो, यहाँ पे कोल पाया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा देखो आप यहाँ पे इंडिया में देख पा रहे हो, कहाँ कहाँ पे आपको देखो, झरिया, बोकारो, ठीक है, ये सारे माइंस है जहाँ पे कोल देख रहे हो। आप देखो मंगोलिया में देखो, यहाँ पे आपको कोल दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया में देखो आपको कोल दिख रहा है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हम काफी ज्यादा कोल इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आपको रशिया में कोल दिख रहा है। ठीक है। इसके अलावा देखो आप, आपको नॉर्थ अमेरिका में भी कोल देखने मिल रहा है, जैसे कि ग्रेट लेक वाला रीजन हो रहा है। ठीक है। अब ये जो रीजन है,
इंडस्ट्रियलाइज्ड ग्रेट लेक वाला। और इंडस्ट्रियलाइज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोल की मात्रा, आयरन और स्टील की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्या हो रहा है? देखो साउथ अमेरिका में भी आप ब्राजील में देख सकते हो। ठीक है, अर्जेंटीना वाले जो एरिया है वहां पे आप चिली वाला जो एरिया है वहां पे देख पा रहे हो। कनाडा में आप देख पा रहे हो कि आपको हाई क्वालिटी कोल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारे रीजन है वर्ल्ड के जहाँ पे आपको कोल पाया जाता है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको समझ में आएगा कि लोकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखो, जैसे अफ्रीका में आप देख लो, साउथ अफ्रीका में कोल पाया जा रहा है। ठीक है, और थोड़ा आपको ईस्ट अफ्रीका में आपको थोड़ा ज्यादा देखने मिल जाएगा, पर ओवरऑल अफ्रीका में आपको ज्यादा कोल देखने नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यह सारी कुछ चीजें हैं जो इस आर्टिकल में जानना जरूरी था। ओके, तो अब नेक्स्ट आर्टिकल पे हम मूव करते हैं। देखो, अब ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये बात करेगा फॉरेस्ट राइट एक्ट। ठीक है, तो इस आर्टिकल में हमें जाना है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, यह सारी चीजें हम इस आर्टिकल में जानेंगे। तो देखो, अब इस आर्टिकल को हम शुरू करते हैं। देखो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या बोल रहा है, बोला गया है, ऑथर ये बोल रहा है कि फॉरेस्ट तो हमने इम्प्लीमेंट किया है, बट स्टिल आज भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है इस आर्टिकल में। ये देखो, अब फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में पहले हमको थोड़ा बेसिकली ये जानने हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि क्या इश्यूज हुए जिसके वजह से हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके आया, अभी क्या इश्यूज है। ठीक है, अब देख क्या हो रहा है, जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, स्पेशली कौन से जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले जो पीपल है, फॉरेस्ट के एरिया में रहते हैं या फॉरेस्ट के आसपास वाले एरिया में रहते हैं, और उनका एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। सिम्बायोटिक बोले तो यानी वो फॉरेस्ट से कुछ रिसोर्स भी लेते हैं और साइमल्टेनियसली फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशन। ठीक है, अब यह बेसिकली क्या होता है इसमें, बेसिकली क्या होता है, कई बार बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं, कुछ belief होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट कम्युनिटीज जो कम्युनिटीज होती है वही एक सिम्बायोटिक रिलेशन में इन फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, अब कॉलोनियल टाइम से क्या हो गया, देखो जब कॉलोनियल टाइम में क्या होता है, बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्रेड एंड कॉमर्स पे फोकस करते हैं, पर जैसे और इनिशियली वो फॉरेस्ट एरिया पे इंटरफेयर नहीं करते हैं, पर जैसे जैसे उनको पता चलता है कि टिम्बर के बारे में, ठीक है, टिम्बर के कमर्शियल यूज के बारे में, और ठीक है फॉरेस्ट के जो resources के बारे में, तो बहुत ज्यादा फिर वो फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन करना चालू करते हैं। और क्या होता है, कई बार आपको बहुत सारे ट्राइबल रिवॉल्ट देखने मिले हैं आपके इंडिया पीरियड में। ठीक है, तो इंडियन टाइम से ही जो फोकस था वह फॉरेस्ट पे शिफ्ट हो गया, और जो लोकल कम्युनिटीज थी जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती थी उनके रिसोर्सेज के लिए, तो उनको उनके राइट्स जो है उनके छीन लिए गए। ठीक है, उनको और वहां पे क्या किया, उनको शिफ्ट कर दिया गया उन एरिया से। और बहुत सारे सेवरल एक्ट्स और पॉलिसी पास किए गए, जैसे कि तीन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, पहला था 1865 में, दूसरा था 1994 में, और तीसरा था 1927। यह बेसिकली जो एक्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कस्टमरी राइट्स थे, जो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जिनके कस्टमरी राइट्स थे फॉरेस्ट में, उनको छीन लिए गए इन फॉरेस्ट एक्ट से। कौन कौन से? फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865, 1894 एंड 1927। अब यह जो था, यह इंडिपेंडेंस के बाद भी ऐसा चलता रहा। ठीक है, जब तक आपने जो ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट, बेसिकली इसका नाम क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006, बेसिकली इस एक्ट का नाम है। अब इसके पहले कुछ एक्ट्स थे, जैसे कि देखो अब क्या होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आता है। यह एक्ट आपको प्रोटेक्ट करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, जो या जो ये बेसिकली जनरल पॉपुलेशन को, कि आप किल नहीं कर सकते एनिमल को, कैप्चर नहीं कर सकते, उसको पॉइजन नहीं दे सकते, या आप उसको ट्रैप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा यह जो है, यह एक्ट सारे इंडिया पे लागू होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि तब कोई स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, पर अभी लागू हो गया। ठीक है, इसके अलावा यह रेगुलेट करता है ट्रेड को, कौन कौन से ट्रेड में, वाइल्ड लाइफ के, जो वाइल्ड लाइफ में जो ट्रेड है, जो एनिमल्स हो गया या जो प्रोडक्ट्स हो गए उनके, जैसे आइवरी हो गया, जो एलिफेंट होता है उनकी आइवरी जो होती है या उनका स्किन होता है, उसका ट्रेड को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब इसके बाद आया था 1988 में
नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अब इसका एम क्या था? इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी के लिए। क्या इसका एम क्या क्या था? कंजर्व करने के लिए हमारे नेचुरल हेरिटेज को, ठीक है, और जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करने के लिए। इसके अलावा फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना भी एक एम था। फॉरेस्ट एफोरेस्टेशन करना, फॉरेस्ट को कंजर्व करना, सोशल फॉरेस्ट्री का प्रोग्राम करना, यह aim था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत। ठीक है, इसके अलावा पीपल मूवमेंट तैयार करना ताकि हम एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। और जो क्या ऑब्जेक्टिव है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है उस पे जो प्रेशर हो रहा है उसको मिनिमाइज करना। इसके अलावा पेसा एक्ट, पंचायती एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, यह आया था 1996 में। अब इस एक्ट क्या है? एक था सेफगार्ड करना, प्रिजर्व करना कस्टम्स ऑफ द पीपल, ट्रेडिशन ऑफ द पीपल, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना, जो कम्युनिटी रिजर्व रिसोर्सेस है उनको प्रिजर्व करना, जो उनका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसको उसको क्या करना है, हमें और एफिशिएंट बनाना है। ठीक है, तो यह चीजें को के लिए हमने लेके आया पैसा एक्ट। ठीक है, अब पैसा empower करता है ग्राम सभा, पंचायत, क्या क्या एम्पावर करता है हमको? लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड, ठीक है, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड पर्सन, जो फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं बेसिकली उनको, उनसे रिलेटेड यह ग्राम पंचायत को क्या करता है? एम्पावर करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? जो ट्राइबल एरियाज है, अब फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट राइट, ये जो अलग अलग एक्ट है, जैसे मैंने वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह जो सब ने ऊपर बताया, तो कई बार जो ट्राइबल एरिया है उनको आपके लैंड से हाथ करवाना पड़ा। ठीक है, तो पेसा एक्ट जो है इसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है। ठीक है, और जो पब्लिक रिसोर्सेस है उसके बेटर यूटिलाइजेशन के लिए बात करता है। ठीक है, इसके अलावा यह बात करता है कि जो एक्सप्लॉयटेशन है ट्राइबल पॉपुलेशन को उसको कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए, मैनेज किया जाए मनी लैंडिंग को ट्राइबल एरिया में, ताकि उनका जो लैंड है आप हड़प ना लो। ओके, तो यह सारी चीजें हैं। इसके अलावा पैसा और एक चीज इंश्योर करता है कि जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो कस्टमरी ट्राइबल पॉपुलेशन की, उसको प्रिजर्व किया जाए। ठीक है, कुछ फीचर्स है इस एक्ट के। यह जो एक्ट है वह रिकॉग्नाइज करता है फॉरेस्ट राइट, ठीक है, और ऑक्यूपेशन फॉरेस्ट लैंड इन द फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, अब देखो इसलिए यह क्या है? देखो इस एक्ट के कुछ फीचर है, क्या है? यह एक्ट रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट राइट, ठीक है, किन किन के? जो भी फॉरेस्ट थे, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो फॉरेस्ट एरिया में जो जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो रहते थे, जो सेटल थे, अब उनके कुछ राइट्स है। अब उसको यह जो एक्ट है फॉरेस्ट एक्ट वह रिकॉग्नाइज करता है। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देता है किस चीज के लिए? कि आप सस्टेनेबल यूज करो फॉरेस्ट रिसोर्स, मैनेज फॉरेस्ट प्रोड्यूस करो, ठीक है, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करो, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करो। ठीक है, यह स्ट्रेंथन करता है एक कंजर्वेशन रिजिम को, कि आपको फॉरेस्ट कंजर्व करना है, और साथ में जो लाइवलीहुड है, जो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी लाइवलीहुड को सिक्योर करना है, उनकी फूड सिक्योरिटी को को भी हमें देखना है, तो फॉरेस्ट राइट इसका भी ध्यान देता है। ठीक है, क्या इनजस्टिस को, क्योंकि क्या होता है ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट एरिया में आ गए थे टिम्बर रिसोर्सेज के लिए, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। अब इसके वजह से क्या हुआ? उन्होंने जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको फॉरेस्ट एरिया से भगा दिया, तो उनके साथ बहुत सारा इंजस्टिस हो गया। तो उस इंजस्टिस को रेक्टिफाई करने के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट आया है। ठीक है, अब उसमें एक टाइटल राइट। अब बेसिकली क्या होता है टाइटल राइट? यानी ओनरशिप ऑफ द लैंड, यह राइट दिया जाता है ट्राइबल पॉपुलेशन को या तो फिर फॉरेस्ट ड्वेलर्स को। ठीक है, और कितना राइट? आपको लगभग 4 हेक्टेयर ऑफ लैंड दी जाएगी। और ओनरशिप किसको दी जाएगी? देखो ओनरशिप जो है वह सिर्फ लैंड कल्टीवेट इज ओनली फॉर द लैंड दैट इज एक्चुअली बीइंग कल्टीवेटेड। जो आप लैंड कल्टीवेट कर रहे हो एक्चुअल में उसकी ओनरशिप दी जाएगी। ठीक है, और आपको कोई नई लैंड नहीं दी जाएगी इसकी जगह। ठीक है, और यह किसको? जो जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर है या जो जो ट्राइब्स है जो उस एरिया में रहते हैं, तो उनको यह टाइटल राइट दिया जाएगा ताकि एग्रीकल्चर कर सके 4 हेक्टेयर तक की लैंड। इसके अलावा यूज राइट, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है
वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो है, जो जंगलों में पाया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि हनी, ठीक है, या तो कोई तेंदू का पत्ता हो गया, जो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, कुछ जड़ी बूटी हो गई, आप उसको उन पे राइट है कि आप उसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी करा सकते हो, पेस्टोरल एक्टिविटीज भी करा सकते हो, ठीक है। रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स, अब क्या होता है, अगर इलीगल इविक्शन हुआ है या फोर्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, तो आपको रिहैबिलिटेट कराया जाएगा, आपकी जगह पे रिहैबिलिटेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपको राइट दिया जाएगा प्रोटेक्ट करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, ठीक है, और which have been traditionally protecting and conserving for the sustainable use. Now, अब यह राइट को कौन क्लियर कर सकता है, ठीक है, मेंबर्स होते हैं कम्युनिटी के ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, जो कि प्राइमरी रिसाइड करते हैं इस एरिया में, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट लैंड पे, ठीक है, उनको यह प्रोवाइड किया जाएगा। अब जो मेंबर्स है वह भी इस राइट को क्लेम कर सकते हो, जो लगभग लास्ट 3 जनरेशन से फॉरेस्ट में, लास्ट 3 जनरेशन यानी लगभग 75 ईयर्स या उससे पहले से जंगलों में रह रहे हैं। यानी देखो, अब 2005 के पहले जो 75 ईयर्स, जो उनकी प्रीवियस 3 जनरेशन वह फॉरेस्ट में रह रही है, तो उनको यह राइट दिया जाएगा, टाइटल राइट दिए जाएंगे, मैंने फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने का राइट दिया जाएगा, जो 2005 के पहले जो जनरेशन जंगलों में कम से कम अगर आप उनको भी राइट दिया जाएगा। तो जो ग्राम सभा वह बेसिकली एक अथॉरिटी होगी जो इनिशिएट करेगी प्रोसेस को, डिटरमाइन करेगी कि किनको देना है या नहीं देना है, ठीक है, कैसे राइट देना है, कि क्या एक्सटेंट होगा राइट, यह सारी चीजें डिसाइड करेगी। अब जो ग्राम सभा होगी यह रिकमेंडेशन देगी कि कौन कल्टीवेट करेगा लैंड को, कितने समय के लिए करेगा, मैनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आप और कौन से ले सकते हो, इसलिए ग्राम सभा का एक इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इसके अलावा जो ग्राम सभा रिकमेंड की क्या चीज है, 2 स्टेजेस ऑफ स्क्रीनिंग कमेटी, ग्राम सभा जो रिकमेंडेशन जो होंगे, अब ग्राम सभा कमेटी इसको राइट देना है, अब वो जाएंगे स्क्रीनिंग कमेटी के, का एक तालुका लेवल पे होगी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी है वो फाइनल डिसीजन लेगी, अब इसमें 6 मेंबर, 3 गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे और 3 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ठीक है। जो तालुका है, कोई भी पर्सन जो बिलीव करता है, जो एक क्लेम करता है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन है जो क्लेम कर रहा है और उसकी क्लेम जो है वो फॉल्स है, वह ऐसा बोला गया है, तो वह कमेटी पे जाके अपील कर सकता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, आप मेरे राइट को वापस करो, तो यह है इसमें, ठीक है। अब देखो, अब जो 5th और 6th शेड्यूल है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन, यह बेसिकली क्या करता है, शेड्यूल ट्राइब्स, यह बेसिकली क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल एरिया एंड द ट्राइबल एरिया, बेसिकली 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल यह देखता है। अब ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वह 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के मैंडेट को और एक्सपांड करता है, जो राइट है ट्राइबल पॉपुलेशन के, जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन के, उनको करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है, यह प्रिवेंट करता है कि जो एलियनेशन ऑफ द लैंड ना हो पाए, ठीक है, उनको राइट्स प्रॉपरली मिल पाए, ओके। अब जो फॉरेस्ट रिसोर्स राइट बेसिकली यह प्रोवाइड करता है, अब देखो लगभग कितने लैंड पे, 85.6 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड पे, पर यह एम्पावर करता है लगभग 200 मिलियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, ठीक है। अब कुछ चैलेंजेस भी है इसके, पहला चैलेंज है एडमिनिस्ट्रेटिव एपिथी। अब क्या होता है, कई बार जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, ठीक है, जैसे कि कोई आईएएस बोलो या जो बाकी जो ऑफिसर्स है, वह बेसिकली क्या होता है, उनमें एम्पैथी होती है, कैसा है, वह उनके साथ एम्पैथी एक्सटैब्लिश नहीं कर पाते, उनको फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली कई बार यह हम बोल सकते हैं। अब ये जो एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है, यह बहुत बड़ा चैलेंज है, क्यों, अब देखो कैसा है, हमें इन्वायरमेंटल को भी ध्यान रखना है, ठीक है, इलीगल एनक्रोचमेंट को भी
रोकना है, यह सारी चीजें करनी है। पर क्या होता है, इन सारी चीजों को करते वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शेड्यूल रख के राइट साइड ट्रैक कर देती है। ओके, अब इसके अलावा क्या है, अवेयरनेस नहीं है। क्या होता है, जो फॉरेस्ट ऑफिशियल है कई बार उनको अवेयरनेस नहीं है इन राइट्स के प्रति, जो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके कुछ राइट्स है। अब कई बार क्या होता है, जो लो लेवल फॉरेस्ट ऑफिशियल है उनको इन राइट के बारे में पता ही नहीं होता है। ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है जो सफर कर रही है, वह क्या है, उनको अपने जो ग्रीवांसेस है उनका रिड्रेसल ही नहीं हो पाता है। इवन कई बार जो ब्यूरोक्रेसी है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट को ही अच्छे से इंटरप्रेट नहीं करती है। कई बार ये जो इसकी जो प्रोविजन है उसका डायल्यूशन होता है, प्रॉपरली आप लेटर एंड स्पिरिट में प्रोविजन को इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। ठीक है, अब यह सारी चीज है। अब कम्युनिटी राइट्स है, यह बेसिकली जो लोकल पीपल है उनको राइट देते हैं कि आप अपने जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, फॉरेस्ट को आप प्रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब कुछ ब्लॉक्स है, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी है वह कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वह फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी जो है बेसिकली वह सेंट्रल एंड स्टेट दोनों लेवल पे वह फॉरेस्ट राइट के एक्ट को कई बार वही प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से रोकती है। ठीक है, अब यह सारी चीजें हैं। तो इस आर्टिकल में देख सकते हो कि यह सारी चीजें जो हमें देखनी थी, तो हमें एक वे फॉरवर्ड भी हम पुट कर सकते हैं क्या, कि देखो नक्सलिज्म बेसिकली क्यों राइज होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का एनक्रोचमेंट हो रहा है। अब उनके एरिया में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एनक्रोचमेंट हो रहा था, और जो फॉरेस्ट थे उनके राइट जो थे उनको एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे। उनको जो जो फॉरेस्ट जो राइट थे वह छीन लिए गए थे। कहीं ना कहीं इससे नक्सलिज्म जैसी एक इवेंट भी पैदा होता है। तो इस नक्सलिज्म जैसे चीजों को रोकने के लिए बहुत ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जिससे कि क्या लोकल कम्युनिटी है उनको राइट मिलेगा, एक एग्रीकल्चरल लैंड फॉरेस्ट मैन्यू फॉरेस्ट प्रोड्यूस करने का एक राइट मिलेगा, जिससे कि क्या होगा, उनके जो ग्रीवांसेस है उनका रिड्रेसल होगा, ग्रीवांसेस कम होंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी की जो एपेथी है उसको भी हमें क्योर करने की जरूरत है। ब्यूरोक्रेसी जो है, जो लोकल पीपल उनके समस्या है वो समझे। ठीक है, और उसको क्या करे, एड्रेस करे, उसका निवारण करना चाहिए। ठीक है, तो यह सारी चीजें जो हमें जाननी थी इस आर्टिकल में। ओके, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे। अब ये जो आर्टिकल है देखो, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, बेसिकली जो इसराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, ये लगभग आपको आई होप सभी को पता ही होगा कि अब ये काफी लंबे समय से न्यूज पे है। तो जो इसराइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बेसिकली जो हमास नाम का एक ग्रुप है जो गाजा में बेसिकली ऑपरेट करता है, इसने क्या किया था, इसराइल पे स्ट्राइक लॉन्च की थी 7 अक्टूबर को, जिसमें लगभग ऐसा बोला जाता है कि काफी ज्यादा इस जो इसराइली थे उनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो अब इस आर्टिकल में बेसिकली हमें थोड़ा बहुत जानना है कि इसराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ताकि आपका एक थोड़ा बेस प्रिपेयर हो जाए। और साथ में ऑथर इस आर्टिकल में क्या करना चाहती है ये भी हम जानेंगे। देखो बेसिकली इस आर्टिकल में ऑथर क्या बोल रहे हैं, द स्ट्रॉमी रेड सी, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ग्लोबल इवेंट। अब देखो क्या होता है, जब हमास जो है इसराइल पे टेरर अटैक लॉन्च करता है, तो एक क्या होता है, इस रीजन में एक इंस्टेबिलिटी आ जाती है। और इसके अलावा जो एक यमन नाम की कंट्री है, वहां पे एक हouthis, यह एक बेसिकली एक मिलिट्री ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है। अब यह क्या करता है, यमेन से ऑपरेट करता है। अब इसने क्या किया था, इसने भी इसराइल को, अगर इसने क्या बोला कि अगर आप गाजा पे ऐसे ही अटैक करते रहे तो हमको गाजा के सपोर्ट में आना पड़ेगा और हम भी इस वॉर में एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और ये हouthi नाम का जो ग्रुप है वह कहाँ से, यमन से ऑपरेट करता है। ठीक है, तो अब बेसिकली देखो, अब मैं आपको थोड़ा बहुत आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली exactly कहाँ पे है। देखो, ये देखो, अब आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, देखो यह है इसराइल,
ठीक है, ये इसराइल वाला रीजन है, ये इसराइल है। ये गाजा स्ट्रिप है, जहां पे हमास ऑपरेट करता है, और यहीं पे अभी फिलहाल में वॉर चल रही है। यह है रेड सी वाला एरिया। ठीक है, ये देखो आप रेड सी देख रहे हो। ठीक है, तो जो इसराइल है हम बोल सकते हैं कि रेड सी को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, ये देखो, अब इसके अलावा हम थोड़ा और भी जानेंगे चीजों को। ठीक है, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, एक सेकेंड। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, आप यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको, यह है अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, अब अरेबियन पेनिनसुला ये है, यहाँ पे देखो सऊदी अरेबिया है, ये यमन नाम की कंट्री है। ठीक है, एक सेकेंड ना, ये देखो, ये यमन है। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया वाला रीजन है। ठीक है, ये रेड सी है, ये देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रेड सी वाला रीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे यमन जो है वहां पे हाउतीज नाम का एक ग्रुप ऑपरेट करता है। ठीक है, अब यह इसने क्या ये बोल रहा है कि अब हम गाजा के सपोर्ट में आ जाएंगे। अब ये देखो यहाँ पे इजराइल, ठीक है, इजराइल, ये आप ऊपर देख पा रहे हो, यहाँ पे ये छोटा सा गाजा स्ट्रिप, यहाँ पे इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो हाउथीज क्या बोल रहे हैं, अगर आपने इसराइल ने अगर गाजा पे अटैक बंद नहीं किया, तो हम जो है गाजा के सपोर्ट में आ जाएंगे। ठीक है, और इसलिए क्या किया, जो हाउथीज ग्रुप जो यमन से ऑपरेट करते हैं, उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, अटैक लॉन्च कर दिया। ठीक है, और ये रेड सी वाला एरिया है। आप देखिए इसमें, आप थोड़ा और मैं आपको ज्योग्राफिकल फीचर्स बताता हूँ, क्योंकि ये ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, यहाँ पे एक बाबल मंडप स्ट्रेट है। ठीक है, स्ट्रेट क्या है, बेसिकली एक नैरो वाटर बॉडी है जो टू लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो ये बाबल मंडप स्ट्रेट है। अब यहां से क्या है, देखो, यहां से क्या होता है, रेड सी वाले एरिया से स्विज कैनाल है। ठीक है, स्विस कैनाल से मेडिटेरेनियन सी से जो भी सामान है, सपोज वह आ रहा है स्वेज कैनाल से होते हुए रेड सी से होते हुए बाबल मंडप से होते हुए गल्फ ऑफ एडन से होते हुए फिर अब इंडिया और फिर एशियन कंट्रीज में माल जाता है या आता है। अगर इंडिया साइड से अगर कोई गुड्स सर्विस अगर गुड्स आएंगे, तो वह गल्फ ऑफ एडन से होते हुए बाबल मंडप से होते हुए रेड सी से होते हुए स्विस कनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी से फिर आप यूरोप में जाओगे। तो इसलिए ये जो रेड सी वाला एरिया है, जो स्टेट ऑफ बाबल मंडप है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए। लगभग 15% ट्रेड जो है, यह रेड सी वाले एरिया से पास होता है। तो आई होप अब आपको पूरा लोकेशन समझ में आ गया। यह है यमन, यहाँ से हाउथीज ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, यह है रेड सी, यह है बाबल मंडप। ठीक है, यह है डिजिबाउटी, ये देखो आप, ये आप देख सकते हो यहाँ पे सोमालिया नाम का देश है, यहाँ पे इरिट्रिया नाम का देश है, ये अफ्रीकन कंट्रीज है। ठीक है, बेसिकली ये जो स्ट्रेट है, दो लैंड मास को भी सेपरेट कर रहा है। कौन सा, अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीकन पेनिनसुला को सेपरेट करता है ये बाबल मंडल। तो दो सी को, ठीक है, रेड सी और अरेबियन सी को सेपरेट करता है। एट द सेम टाइम अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीकन पेनिनसुला को भी यह सेपरेट करता है, गल्फ, ये जो स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप है। ठीक है, तो अब हम इस आर्टिकल में देखते हैं कि बेसिकली ऑथर क्या कहना चाह रहा है। देखो, अब इस आर्टिकल में देख रहे हैं हम, जैसे कि 1 सेकेंड, ये देखो, अब इसमें क्या बोल रहा है ऑथर। अब जो हाउतीज नाम का ग्रुप है, अब इसने क्या किया है, जो जो इजरायली फॉर एग्जांपल क्या था, इजरायली कंटेनर था। ठीक है, तो उसमें क्या किया, हाउतीज ने स्ट्राइक लॉन्च कर दी। ठीक है, और इसके वजह से क्या हो गया, थोड़ी सिचुएशन और क्रिटिकल हो गई है। अब जो स्विस कैनाल है, इससे लगभग 15% ग्लोबल ट्रेड पास होता है, जो कि वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया, जो वेस्ट और ईस्ट के बीच में जो ट्रेड होता है, लगभग ग्लोबल ट्रेड उसका 15% या स्विस कैनाल के थ्रू, रेड सी के थ्रू होते हुए गुजरता है। अब हाउथीज बेसिकली इसने क्या किया, एक कार्गो वेसल जो है, जो इसराइल से लिंक होता है, उस पे उसने अटैक कर दिया। ठीक है, अब अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे और एक यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की भी बात की गई है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बेसिकली क्या है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है, वह अरेबियन पेनिनसुला जो है, जो आपका जो गल्फ वाला जो रीजन है, ठीक है, उसको वह कनेक्ट करता है किससे, अरेबियन सी से। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज यह एक चोक पॉइंट हो गया।
बाबल मंडप जो मैंने अभी आपको बताया था वह एक चोक पॉइंट हो गया। तो ऐसे दो स्ट्रेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज भी दिखा देता हूँ। देखो, 1 सेकेंड, बस आप थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस मैप में, ये देखो यहाँ पे क्या है, पर्शियन गल्फ है। ये देखो आप पर्शियन गल्फ देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कंट्रीज है जैसे बहरीन, कतार, यूएई वगैरह कंट्रीज हो गई। तो ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जो कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये जो छोटा सा एरिया देख रहे हो सी का, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ये जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, यह पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। अब जो भी ऑयल है जो एक्सपोर्ट हो रहा है इराक से, या तो फिर ईरान से, बहरीन से, कतार, यूएई से, वह इस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होते हुए, गल्फ ऑफ एडन से होते हुए, फिर अरेबियन सी से होते हुए इंडिया और चाइना और जापान की तरफ निकलता है। तो ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो एक चोक पॉइंट है। ठीक है, और ये है बाबल मंडप जो एक चोक पॉइंट है। ये दोनों चीजें जो है आपको जानना ज्योग्राफी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा ग्लोबल ट्रेड होता है, ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इसी रीजन से। ठीक है, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं इस आर्टिकल। अब क्या बोला जा रहा है, देखो, अब जो यूनाइटेड स्टेट्स है, बेसिकली उसने क्या किया है, इसराइल के सपोर्ट में आ गया और मिलिट्री कैपेबिलिटीज जो है उसने एक्स्टेब्लिश कर दी है रेड सी वाले एरिया में। जो डिजी बाउटी वाला एरिया है, जो मैंने अभी आपको मैप में भी बताया था, डिजी बाउटी वाला जो एरिया है, वहां पे बेसिकली क्या है, मिलिट्री बेसिस है अलग अलग कंट्रीज के, जैसे कि यूएसए हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, इवन इंडिया हो गया, कोरिया हो गया। ठीक है, इनके मिलिट्री बेसिस है। तो यूनाइटेड स्टेट तो ऑलरेडी वहां पे रेड सी को प्रोटेक्शन दे रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट ने बोला है कि जो बाकी कंट्रीज है, वह भी जो ये बाबल मंडप स्टेट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, ताकि जो ट्रेड हो रहा है यहाँ पे, वह सिक्योरली और अच्छे तरीके से हो सके। और जो ये जो हाउथी ग्रुप है जो यमन से ऑपरेट कर रहा है, वह इस ट्रेड को अफेक्ट ना करे। इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, चाइना, जापान, इटली, फ्रांस, इरिट्रिया जैसे कंट्रीज यहाँ पे है। ठीक है, अब हाउथीज जो है उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है वह भी काफी ज्यादा एक्सपांड कर गई है। उनके पास काफी ज्यादा टॉर्पीडो मिसाइल्स आ गई है। ठीक है, उनका मिसाइल सिस्टम एक्सपांड हो चुका है। ठीक है, पर रियाद जो है, रियाद बेसिकली कहाँ पे है, यह है सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया क्या बोल रहा है वॉशिंगटन डीसी को, कि आप हाउथीज के खिलाफ फिलहाल एक्शन मत लो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यमन में, जो यमन वाला ग्रुप है, वहां पे सऊदी अरेबिया और हाउथीज ग्रुप जो है वह आपस में लड़ाई कर रहे हैं। पर अभी क्या, थोड़ा पीस आने की थोड़ा गुंजाइश हो रही है वहां पे। तो अब क्या है, सऊदी अरेबिया बोल रहे हैं कि जब तक ये पीस टॉक खत्म ना हो जाए, आप यूएसए जो है वहां पे हाउथीज पे अटैक मत करो। ठीक है, तो यह सारी चीजें बोली जा रही है। अब इसके अलावा जो चाइना है, अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चाइना एज अ बैलेंस, अब चाइना ने जो यहाँ पे जो इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, वहां पे एक बैलेंस स्टैंड लेकर रखा है। चाइना ने दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं किया है, जबकि यूएसए ने ओपनली सपोर्ट किया है इसराइल को। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, एक बैलेंस्ड पावर का होना बहुत जरूरी है जो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में मदद कर सके। ठीक है, अब इसके अलावा क्या हो रहा है, जो 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 रेड सी में जो जो सिक्योरिटी है वो जो डिप्लीट हो रही है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो ट्रेड पे होने वाला बहुत ज्यादा है। जैसे कि जो एशियन इकोनॉमिक्स है, जैसे कि जापान हो गया, कोरिया हो गया, चाइना हो गया, उस पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें मैं आपको और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ ऑपरेशन संकल्प के बारे में। क्या होता है, देखो, 2019 में इंडिया जो है यह एक ऑपरेशन संकल्प चलाती है। इसके तहत क्या है, जो पर्शियन गल्फ वाला एरिया है जो मैंने अभी आपको दिखाया भी था, वहां पे इंडियन नेवी क्या है, वह जो इंडिया के जो शिप्स है जो ऑयल टैंकर्स को कैरी कर रहे हैं, अब उसको प्रोटेक्शन देती है ऑपरेशन संकल्प के तहत, जो 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन संकल्प भी आप याद रखोगे। यह कहाँ पे, पर्शियन गल्फ में इंडियन नेवी जो है वह शिप्स को प्रोटेक्शन दे रही है, इंडियन शिप्स को, ऑयल टैंकर्स को। ठीक है, और इसके अलावा जो अलग अलग कंट्रीज है उनका भी स्टेक यहाँ पे काफी ज्यादा है, जैसे कि कोरिया बोलो, जापान बोलो, एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, इस रीजन में ऑलरेडी पायरेसी का बहुत बड़ा इशू था। कई लोगों ने वो मूवी का नाम भी सुने होंगे, पायरेट्स ऑफ सोमालिया।
तो काफी ज्यादा इस रीजन में पायरेसी होती थी। तो कंट्रीज ने क्या किया था, काफी ज्यादा कंट्रीज जैसे कि अब उन्होंने अपने बेसिस एक्स्टेब्लिश किए ताकि पायरेसी को प्रिवेंट किया जाए और उनका जो ट्रेड है वह अफेक्ट ना हो पाए। ठीक है। अब 2012 में इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया यह क्या करते थे, जो गल्फ ऑफ एडन है, जो अभी मैंने आपको दिखाया भी था, वहां पर पेट्रोलिंग करते थे ताकि पायरेसी से लड़ा जाए। ठीक है। तो यह सारी चीजें इस रीजन में चल रही है। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कई बार आपको देना पड़ता है, देखने पड़ता है। अब क्या होता है, जो लोकल मिलिटेंट ग्रुप होता है वह अनलेस एंड अनटिल स्टेट का सपोर्ट हो वह इतना बड़ा नहीं बन सकता है। पर अगर स्टेट का सपोर्ट मिल जाए तो वही लोकल मिलिटेंट ग्रुप काफी ज्यादा बड़ा बन जाता है। तो इस एरिया में भी आपको देखने मिलता है कि हाउथीज जो है, लोकल सपोर्ट की वजह से, जो गवर्नमेंट सपोर्ट है उसके वजह से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बन गए हैं। इसलिए इस रेड सी वाले एरिया को प्रोटेक्ट करना, यहाँ पे ट्रेड को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। ओके। अब भाई ये जो आर्टिकल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली इसमें क्या बात हो रही है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू की। अब देखो इसमें ऑथर, सॉरी, इसमें जो ऑथर है वह बेसिकली क्या पर्सपेक्टिव पुट कर रहा है। देखो, ऑथर का कहना है कि जिस तरह से पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है किसी भी डेमोक्रेसी में, अब इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सको। तो वैसे ही क्या होना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एक इक्वालिटी होनी चाहिए वैल्यू ऑफ वोट में भी। अब क्या होता है, देखो एक कंसेप्ट है। अब क्या है, एक स्कॉलर है जिनका नाम क्या है, पामेला एस कार्लान। अब इनका क्या कहना था, जो राइट टू वोट है आप इसको डाइल्यूट कर सकते हो, कैसे, क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। अब ये आप कैसे डाइल्यूट कर सकते हो, बाउंड्रीज को रीड्रॉ करके, किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। अब क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस कैसे, लोकसभा और लोकसभा के होते हैं, स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं। तो आपने अपने ही शहरों में देखा होगा कि कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक शहर है, अब उसको कुछ हिस्सों में बांट दिया है, जैसे कि नॉर्थ हिस्सा, साउथ हिस्सा, वेस्ट, ईस्ट। तो अब क्या होता है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग एमएलए, आपने कई बार सुने होंगे कि मेरे एरिया का ये एमएलए है, आपके एरिया का वो एमएलए है, या मेरे एरिया का ये एमपी है। तो आप कैसे डिसाइड करते हो, तो क्या होता है, किसी भी टेरिटरी के, अगर फॉर एग्जांपल स्टेट, अब क्या होता है, जो टेरिटरी होती है उसका डिवीजन होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे कि एमएलए हो गए, एमपी हो गए, जो रिप्रेजेंट करते हैं वहां की पॉपुलेशन को। तो पामेला एस कार्लन का है, कहना है कि जो राइट टू वोट होता है हर इंडिविजुअल के पास, वह डाइल्यूट वह डाइल्यूट होता है, कैसे, क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली। और यह कैसे डाइल्यूट होता है, जब आप बाउंड्रीज जो होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, आप उसको विड्रॉ करते हो। अब क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन क्या होता है, बेसिकली जब वोट रिसीव करते हैं वह अनइक्वल वेट होता है, और जब जो वोट होते हैं अगर उनका जो वेट होता है अगर वह अनइक्वल होता है, और जो पॉपुलेशन होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ठीक है, अब उनको जो वोटिंग राइट होता है बेसिकली वह अनइक्वल रेशो में मिलता है। तो क्वांटिटेटिव डाइल्यूशन होता है। और वही क्वालिटेटिव डाइल्यूशन कैसा होगा, जब वोटर का जो चांस होता है कि इलेक्ट करने का किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, वह रिड्यूस हो जाता है। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप क्या है, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को रीड्रॉ करते हो, इस किस्म से रीड्रॉ करते हो जिससे कि क्या होगा, एक सेक्शन ऑफ एक पॉपुलेशन है वह दो हिस्सों में बट जाएगी। फॉर एग्जांपल, अब इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप एक कोई एरिया लो, वहां पे क्या है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन, जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, हिंदू पॉपुलेशन भी है। तो अब क्या हुआ, अब क्वालिटेटिव डाइल्यूशन क्या बोलता है, आप एरिया को ऐसे डिवाइड करो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आधा एरिया मुस्लिम पॉपुलेशन का वहां पे जाएगा और आधा एरिया यहाँ पे आएगा दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो इससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ वोट डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है। और ये कैसे हो रहा है, रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज से। अगर पूरा ही, अगर एक जगह पे एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन होती तो क्या होता, वोटिंग में उनका ज्यादा सही होता। पर आपने क्या किया, उस एरिया को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। तो उससे क्या होगा, जो वोटिंग का जो
जो एक एडवांटेज मिलना था वो डाइल्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि वह एरिया डिवीजन हो गया दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डाइल्यूशन। अब इसका इस आर्टिकल में क्या है, देखो बेसिकली इसमें ऑथर क्या बोल रहा है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने एक सेफगार्ड लेके आए हैं, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये क्या बोलता है, पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के बारे में। अब जो आर्टिकल 81 और 170 है, यह क्या बोलता है, यह बोलता है कि जो रेशियो ऑफ पॉपुलेशन होगा और जो लोकसभा और जो स्टेट असेंबलीज में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में, वह बेसिकली कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है। अब आर्टिकल 327, अब यह क्या बोलता है, जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है, वह लॉ बना सकता है। किससे रिलेटेड, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड। तो आर्टिकल 327 आप याद रखो, आर्टिकल 81 और आर्टिकल 171 याद रखो। आर्टिकल 327 क्या बोल रहा है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज कर सकती है, और आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वह एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगी, जिसको हेड करेगा एक सुप्रीम कोर्ट का जज। और वह क्या, और यह क्या इंश्योर करेगा कि क्वालिटेटिव डायल्यूजन ना हो सके। अब आर्टिकल 330 और 332 अपने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या गारंटी करता है, रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। अब जो डिलिमिटेशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, यह क्यों कैरी आउट करना जरूरी होता है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है। यह इसलिए कैरी आउट करना जरूरी होता है ताकि रिप्रेजेंटेशन जो है वहां की पॉपुलेशन का वो सही तरीके से हो पाए, और वह रेगुलर बेसिस पे हो पाए। और यह कैसे होगा, सेंसस के बेसिस पे होगा। ठीक है। ताकि एक इक्वालिटी ऑफ वोट की जो वैल्यू है वह मेंटेन रह सके। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने अब तक चार डिलिमिटेशन कमीशन बना चुके हैं। एक 1952 में, फिर 1962 में, फिर 1972 में, फिर 2002 के बाद। अब देखो इनिशियली क्या होता था, हर सेंसस के बाद 10 साल के बाद जब सेंसस होता है, तो हर सेंसस के बाद 1952, 62 और 72 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई। उसने जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो मैप है वह रीड्रॉ किया। ठीक है। और स्टेट में जो जो सीटें हैं वह कम बढ़ाई और कम की। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है। अब क्या होता है, जो डिलिमिटेशन ऑर्डर था 1976 का, इसने इंक्रीज किया नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा और स्टेट असेंबली को। कितने, 543 लोकसभा सीट्स और 3997 असेंबली सीट्स। अब उसके देखो ये नंबर आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि उसके बाद इन सीटों को फ्रीज कर दिया गया। ठीक है। अब क्या हुआ, यह फियर हो गया कि हो सकता है कि रिप्रेजेंटेशन इम्बैलेंस तरीके से हो। तो क्या होता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 का। इसने जो पॉपुलेशन फिगर जो थे 1971 सेंसस के, उसको फ्रीज कर दिया, उसका डाटा इस्तेमाल किया, और जिससे कि उसने डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज किया। ठीक है। और इसको कब तक फ्रीज किया था, 2001 के सेंसस तक। पर क्या होता है, फिर से एक एक्ट आता है, डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002। अब इसने क्या, इसने पावर नहीं दिया डिलिमिटेशन कमीशन को कि वह सीट्स बढ़ा सके। यानी 1971 के सेंसस का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ उसने क्या किया, उतने ही सीट रख दी। पर बाद में क्या हुआ, जब 2000 सेंसस 2002 का जब सेंसस होता है, तो उसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया गया। ठीक है, उनकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया गया। ओके। अब जो कमीशन है उसने अलाउ किया था कि 10% वेरिएशन ओके अलाउड है। ठीक है। पर क्या हुआ, कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम देखते हैं लगभग 17 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी है जहां पे वेरिएशन है 10% से भी ज्यादा है। यानी एक एमएलए और एमपी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कई बार आपको देखने मिलता है कि एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है 25 लाख पॉपुलेशन को, तो एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है 18 लाख पॉपुलेशन। यानी एक एमपी जो है ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर, जबकि वेरिएशन जो सिर्फ 10% का ही अलाउड था। ठीक है। अब जो फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन थी, अब उसने क्या किया, उसने रीअसाइन किया, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको रीअसाइन किया। इसने नंबर ऑफ सीट्स जो थी एससी और एसटी के लिए बढ़ा दी।
एसटीज के लिए 84 कर दी और एसटीज के लिए 47 कर दी। ठीक है, कहाँ पे? लोकसभा में। ठीक है, अब क्या होता है, जो मोरेटोरियम था इसको और एक्सटेंड कर दिया गया। कब तक? 2026 तक, कि हम तब तक जो है सीटें नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक सीटों का मोराटोरियम कर दिया गया। यानी देखो बेसिकली क्या था, 2002 तक जो था, देखो 1971 का सेंसस होता है, उसके बाद क्या है, सीट्स जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसका डिलिमिटेशन होता है, सीटें बढ़ाई जाती है लोकसभा और राज्यसभा में। पर बाद में क्या है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट होता है, सीटों को फिक्स कर दिया जाता है। पर बाद में जब फिर से सेंसस आता है तो पता चलता है कि पॉपुलेशन में जो है चेंज हुआ है, एसटीज एसटीज का। तो उस पॉपुलेशन के चेंज को देखते हुए रीअरेंजमेंट होता है सीट्स का, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्रीज थी उनको रीड्रॉ किया जाता है, और जो सीट्स है एससी एसटीज के लिए बढ़ाई जाती है। पर जो टोटल सीट्स थी वह उतनी ही थी। ठीक है, और उसको फ्रीज कर दिया गया 2026 तक, कि तब तक सीटें उतनी ही हैं। फिर बाद में फिर से हम सेंसस करेंगे, फिर उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ सीटें हैं लोकसभा और राज्यसभा में वह चेंज की जाएगी, ऐसा बोला गया। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, जो 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 वैल्यू ऑफ वोट है लोगों का, स्टेट बाय स्टेट या तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल रहा है। यूपी एमपी में आप देखते हो कि ज्यादा पॉपुलेशन है, तो एक एमपी ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पा रहा है एज कंपेयर टू सदर्न स्टेट्स। अब जो सदर्न स्टेट है उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स किए। ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा उन्होंने तरीके आजमाए। तो अब क्या होता है, जब आगे जाके डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगा बेस्ड ऑन द नया सेंसस जब 2026 में आएगा, तो सदर्न स्टेट को डर है कि उनकी जो सीटें हैं वह कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया। पर जो नदर्न स्टेट है जैसे कि यूपी बिहार, जहाँ पे पॉपुलेशन बड़ी है, उनकी तो ज्यादा सीट बढ़ जाएगी, उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में ज्यादा हो जाएगा, तो वह हम हमसे ज्यादा बेनिफिट करेंगे। तो ऐसा साउथ सदर्न स्टेट को डर है नदर्न स्टेट से। ठीक है, और जो वैल्यू ऑफ वोट जो है वह भी कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो अब यह सारी चीजें इस आर्टिकल में बताई गई है। अब इस आर्टिकल में ऑथर और एक चीज बात करता है, जो क्वालिटेटिव डाइल्यूजन ऑफ वोट। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या बोलता है, जो वैल्यू ऑफ वोट की बात कर रहा है। अब क्या होता है, अब इसमें ऑथर बोलता है कि जो माइनॉरिटीज है, जो मुस्लिम कम्युनिटीज वगैरह है, अब उनकी जो वैल्यू ऑफ वोट है वह डाइल्यूट की गई है। अब कभी भी क्या होता है, जो डाइल्यूशन होता है वेट का, जो वोट का, वो अलग अलग तरीके से होता है। एक होता है क्रैकिंग। क्रैकिंग में क्या होता है, जो एरिया जो डोमिनेट किया जाता है माइनॉरिटीज के द्वारा, अब उस एरिया को आप डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दोगे, जिससे कि जो क्या है, उनकी पॉपुलेशन जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चली जाएगी। अब उससे क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ वोट है कहीं ना कहीं उनका कम हो जाएगा। अब सेकंड तरीका होता है स्टैकिंग। अब स्टैकिंग में क्या होता है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन को क्या होता है, किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप सबमर्ज कर लेते हो। ठीक है, जहां पे अदर जो है आर द मेजोरिटी। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है फैकिंग। पैकिंग में क्या होता है, जो माइनॉरिटीज होती है उनको पैक किया जाता है किसी एक फ्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और जिससे कि क्या होती है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कम हो जाती है। यानी माइनॉरिटीज को किसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपने ज्यादा से ज्यादा पैक कर दिया, ताकि वह एक मुस्लिम मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई, पर बाकी दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज ना हो, माइनॉरिटी है, जिससे उनकी जो वैल्यू ऑफ वोट है वह कम हो जाती है। ठीक है, अब जो क्वालिटेटिव डाइल्यूशन ऑफ वोट है, इसको हाईलाइट किया गया था नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने भी। यानी जो डाइल्यूशन हो रहा है वोट का, जो क्वालिटेटिव डाइल्यूशन हो रहा है, उसको नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने हाईलाइट किया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। इवन जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी उन्होंने भी हाईलाइट किया था कि ये चीज हो रही है, डाइल्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ द वोट यह हो रहा है, ऐसा हाईलाइट किया गया था। ठीक है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है, ठीक है, अब देखो, अब इसमें आपको और एक चीज देखनी पड़ेगी, जो मुस्लिम एमपीज है पार्लियामेंट में सिर्फ 4.5% के आसपास है, जबकि उनकी पॉपुलेशन क्या है, 14.2%। यानी कहीं ना कहीं ऑथर यह कहना चाहते हैं कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वह पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा कम है उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, इसलिए हमें डिलिमिटेशन को और पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, ताकि जो ताकि जो अलग अलग सेक्शन है हमारी पॉपुलेशन की, तो उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस आर्टिकल में बोली गई हैं। ओके।
अब ये आर्टिकल बात करता है इंडिजिनियसली बिल्ड यूनिट 4 एट द काकरा पर इट अटेन्स द क्रिटिकलिटी। बेसिकली ये बेसिकली क्या बात कर रहा है, गुजरात में सूरत के पास सूरत से 80 किलोमीटर दूर एक काकरापर नाम की जगह है। अब वहां पे क्या है, एक न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन फैसिलिटी एक्स्टेब्लिश की गई है। अब क्या बोला गया है इसमें, अब बोला गया है कि उसने क्रिटिकलिटी जो है, जो यूनिट 4 है काकरापार का, अब उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। ठीक है, अब बेसिकली देखो इस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है कि 700 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। और यह जो है एक लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, जिसको न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसने बनाया है। ठीक है, इसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। ठीक है, अब देखो अब क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि एक्चुअली इस रिएक्टर में क्या हो रहा है। देखो इस रिएक्टर में क्या हो रहा है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है ये। ठीक है, PSWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। यह हमें जानना है कि क्या होता है, जो यूज करता है नेचुरल यूरेनियम एज अ फ्यूल को और हैवी वाटर एज अ कूलेंट को। ठीक है, अब इसमें बेसिकली ये जो है काकरा पार का, यह बेसिकली एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। तो ये क्या होता है, कैसे काम करता है, ये मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल। देखिए अब क्या होता है, देखो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं बेसिकली उसमें फिजन होता है। ठीक है, फिजन यानी क्या होता है, एक जो एटम होता है उसका ब्रेक होता है। एक एटम, ठीक है, उसमें बम्बार्डमेंट होता है न्यूट्रॉन का, फिर वो ब्रेक होता है और दूसरे एटम्स, ठीक है, बनाता है। तो यह बेसिकली एक फिजन रिएक्शन होता है। और जो सन पे देखते हो, सन में भी क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, पर वो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूजन होता है सन पे। और इसके अलावा जो आप देखते हो बॉम्ब्स में या एनर्जी जनरेशन में फिजन रिएक्शन काम करता है। जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है, यह एक नेचुरल यूरेनियम का यूज करता है एज अ फ्यूल। ठीक है, इसमें हैवी वाटर का इस्तेमाल होता है। हैवी वाटर क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। और इसका इस्तेमाल क्यों होता है, एज अ कूलेंट की तरह ड्यूटेरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में एज अ कूलेंट और एज ए न्यूट्रॉन मॉडरेटर को। न्यूट्रॉन मॉडरेटर यानी क्या, अब देखो जब हम प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में क्या होता है, ज्यादा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि ज्यादा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा बम्बार्डमेंट होगा, ज्यादा रिएक्शन की चेन बनेगी। ठीक है, तो हम चेन, इस साइकिल ऑफ चेन को कंट्रोल करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो इसके लिए हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन को मॉडरेटर, यानी ज्यादा न्यूट्रॉन रिलीज नहीं हो पाएंगे इसमें। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का इस्तेमाल यूज किया जाएगा एज अ कूलेंट। ठीक है, जो हैवी वाटर होता है यह सिग्निफिकेंटली, पर क्या है, यह ज्यादा एक्सपेंसिव होता है लाइट वाटर के कंपैरिजन में। पर क्या है, यह एक एनहांस्ड न्यूट्रॉन इकोनॉमी बनाता है, अलाउ करता है यह रिएक्टर को कि वो ऑपरेट कर सके विदाउट फुल फ्यूल एनरिचमेंट फैसिलिटीज। जैसे कि मैंने बताया, ज्यादा ये न्यूट्रॉन को मॉडरेट करता है, ज्यादा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस नहीं होंगे तो फिर वो ज्यादा चेन रिएक्शन नहीं डेवलप हो पाएगी। ठीक है, फ्यूल का कंजम्पशन होगा वह थोड़ा कम होगा। ठीक है, अब देखो इसके अलावा क्या है, यह एक एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल करता है, हैवी वाटर का इस्तेमाल करता है, कूल न्यूट्रन मॉडरेटर का इस्तेमाल हो। ठीक है, यह जो हैवी वाटर है बेसिकली यह न्यूट्रन मॉडरेटर होता है। इसको एक हाई प्रेशर में रखा जाता है हैवी वाटर को। क्यों, क्योंकि क्या होता है, वह हीट हो सके हाई टेम्परेचर में बिना बॉइलिंग के। अगर बॉईल होगा तो क्या हो जाएगा, वह स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, पर उसका प्रेशर भी बना रहे, उसका टेम्परेचर बना रहे, तो क्या करता है, ये अलाउ करता है उसको हीट करने के लिए हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, अब क्या है इसका इसका एडवांटेज क्या होगा, अब इससे अपने को ज्यादा यूरेनियम की जरूरत नहीं लगेगी, ज्यादा यूरेनियम को एनरिच करने की जरूरत नहीं लगेगी। इसको रिफ्यूल किया जा सकता है, ठीक है, ऑपरेशन के दौरान ही। जबकि उसकी कैपेसिटी ऑलरेडी, कैपेसिटी फैक्टर जब जब हाई है तब भी आप उसको यूज कर सकते हो, आप उसको रिफ्यूल कर सकते हो उसके ऑपरेशन के दौरान ही। ठीक है, अब ये सारे कुछ चीजें थी। अब इसका देखो बेसिकली इसका कुछ कॉन्स भी है। अब क्या है,
कुछ वेरिएंट्स जो होते हैं उसका पॉजिटिव कूलेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, जिससे कि क्या कुछ सेफ्टी कंसर्न्स का एक सबसे बड़ा दिक्कत है। जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन है डियोट्रियम के द्वारा, अब इससे क्या होता है, ट्रीटियम प्रोडक्शन होता है, जो कि एक रेडियो एक्टिव है। और इससे क्या, और हमें और क्या होता है, कई बार उससे लीक हो सकता है स्मॉल क्वांटिटीज में। ट्रीटियम जो है वह रेडियो एक्टिव होता है और उसका लीकेज का भी खतरा होता है। तो यह सारी चीजें इस आर्टिकल में हमें जाननी थी। ठीक है, ये उसका डायग्राम। ओके। अब ये जो आर्टिकल है इसमें बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की गई है। अब आपको देखो क्या हुआ है लेटेस्ट में। अभी आपको सबको पता होगा लोकसभा में क्या हुआ था। दो मैन एंटर कर गए थे लोकसभा में और उन्होंने कैनिस्टर और येलो गैस को स्प्रे किया था। अब बेसिकली उनकी उनका क्या बैकग्राउंड था, क्या ऐसा इशू हुआ था, तो देखो क्या हुआ था। अब ये जो दो लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो दो लोग बाहर थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वह बेसिकली क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे। और वह अगेंस्ट थे गवर्नमेंट की एबिलिटी की, कि वह अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल नहीं कर पा रही थी। यानी उनका क्या कहना था कि गवर्नमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल नहीं कर पा रही है और यह हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसके खिलाफ कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो लोकसभा में जो दो इंट्रोड्यूस जो आए थे उनका यह कहना था। अब कहीं ना कहीं द हिंदू ने क्या किया, उनका थोड़ा बैकग्राउंड चेक किया कि ये लोग थे कौन। तो वह बेसिकली एक तो अनएम्प्लॉयड थे और अपनी लाइफ से भी अनहैप्पी थे। ठीक है। जो एक बंदा था बेसिकली डी मनोरंजन, वह तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, वह बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर भी था। ठीक है। और एक जो है सागर शर्मा, वह बेसिकली क्या था, वह ऑटो रिक्शा चलाता था और वह अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज नहीं थी उसके घर में। ठीक है। सिमिलरली जो एक लड़की थी नीलम, नीलम बेसिकली उन्होंने एमफिल करके रखा था संस्कृत में और वह गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार कर रही थी, पर उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा अमोल शिंदे, अब यह भी एक लड़के थे। अब वह भी क्या है, वह इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे वो, पर क्या पुलिस पुलिस रिक्रूटमेंट में जाना चाहते थे, पर वो तब से तैयारी कर रहे हैं और उनका हो नहीं पा रहा था। तो वह बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट के लिए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, यह कहा गया है इस आर्टिकल में। तो अब हम जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है। इस आर्टिकल को हमको यूपीएससी के एंगल से थोड़ा देखना है कि कैसा है। देखो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट के जो इंडिकेटर्स देखते हैं, जिसको सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यह एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडिकेटर्स को पब्लिश करती है। ठीक है। अब जो टेबल वन है, देखो आप इसमें आप देख भी सकते हो अलग अलग टेबल्स है, ये देखो ये टेबल वन है। ठीक है। ये टेबल टू है, ये थ्री, ये फोर। अब टेबल वन क्या बोलता है, ईयर वाइज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी 2016 में कितना पार्टिसिपेशन था, 2022-23 में कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है। अब टेबल टू क्या बोलता है, ईयर वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना रहा है। ठीक है, 2016 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था और अलग अलग सालों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना रहा है। अब जो टेबल थ्री है वह क्या बोलता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करता है अलग अलग क्वार्टर्स में। ठीक है। अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग ईयर्स के अलग अलग जो क्वार्टर्स होते हैं, तो उसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है वहां पे बात हुई है। वो जो टेबल चार है वह बात करता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की नवंबर 2019 और अलग अलग क्वार्टर से, नवंबर 2019 और से नवंबर 2023 के बीच में। अब बेसिकली ये डाटा क्या बोल रहा है, देखो जो टेबल वन का डाटा है। अब देखो एक सेकंड। हाँ। अब देखो टेबल वन का डाटा बेसिकली क्या बोल रहा है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यानी क्या है, जो आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, यानी जो 15 साल से 59 ईयर्स, फ्रॉम 15 to 59 ईयर्स के बीच की जो पॉपुलेशन है, जो वर्क करना चाहती है। ठीक है। बेसिकली वह इस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में आते हैं। यानी कि यह वह इट इज द शेयर ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो कि या तो काम कर रही है अभी या तो काम ढूंढ रही है। ठीक है। यानी 15 से 59 साल के बीच की जो पॉपुलेशन है जो या तो काम कर रही है या फिर काम ढूंढ रही है, उसको बेसिकली बोलते हैं हम लेबर फोर्स। ठीक है। तो वह होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो 2023 में था, फाइनेंशियल ईयर 2023, वह 39.5% था। ठीक है। और यह लोवेस्ट है सिंस फाइनेंशियल ईयर 17।
ठीक है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है 2023 में कितना है, 39%। और 2017 के मुकाबले यह तो अभी का लेवल सबसे कम है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम आदमियों में देखते हैं तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 66 है। मतलब अगर सपोज 100 आदमी काम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वह काम करना चाहते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 साल के बीच में है, ठीक है, और तो ऐसे कितने लोग हैं टोटल पॉपुलेशन में, तो अगर हम मैन में देखेंगे तो लगभग 66% जो है वह लेबर फोर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो वुमेन में है वह सिर्फ 8.7% लेबर फोर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी बहुत सारे लोग तो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वह एम्प्लॉयमेंट ढूंढ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, 100 में से ये बोल सकते हो 15 से जो 59 साल के बीच में अगर अगर 100 लोग आते हैं तो सिर्फ 66 लोग ही लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। वह या तो एम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। और वुमेन में हार्डली 8.7% ही ऐसे लोग हैं। ठीक है। अब जो जो इंडियंस है उनका जो शेयर है वह बढ़ते जा रहा है, किसमें, वर्किंग एज में। ठीक है। और विलिंग टू सीक द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, जो इंक्रीजिंग शेयर है इंडियंस का वर्किंग एज में, वह या तो एम्प्लॉयड नहीं है और ना ही वह एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं। इस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से हमें यह दिखता है कि बहुत सारी जनता तो या तो काम ही नहीं करना चाहती, ठीक है, या तो वह एम्प्लॉयमेंट ढूंढ ही नहीं रही। बेसिकली इससे हमें यह पता चलता है। देखो, अब इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वह उसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमें कई कंसिस्टेंटली दिखा है, काफी एक लंबे समय से। ठीक है। और जो बल्क ये जो डिक्लाइन है यह विटनेस हुआ है हमें पेंडेमिक के दौरान। और इससे क्या है, जो सिचुएशन है वह और खराब हो गई है। अब जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इसने ऐसा बताया है। अब जो टेबल 2 है वह क्या बोलता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेसिकली क्या है, यह शेयर है अनएम्प्लॉयड पर्सन का इन द लेबर फोर्स। यानी लेबर फोर्स में बेसिकली क्या हो रहा है, देखो, अब इसमें देखो बेसिकली क्या है, टेबल 2 यह बताता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, जो कि एक शेयर है किस चीज का, अनएम्प्लॉयड पर्सन इन द लेबर फोर्स। ठीक है, कि पूरे लेबर फोर्स में कितने अनएम्प्लॉयड पर्सन है, बेसिकली उसको दिखाता है। और यह कितना है, 7.6% है, जो कि पेंडेमिक से भी ज्यादा है। यह डाटा शो करता है कि सिर्फ कुछ ही पीपल वर्किंग एज के हैं जो जॉब के ढूंढ रहे हैं, और जो रिलेटिवली, और क्या है इसमें, जो रिलेटिवली हाई शेयर ऑफ पीपल जो है वह अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है और बहुत कम ही लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं। ओके। अब वैसे ही टेबल 3 है, यह क्या बताता है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वह 7% पॉइंट लोअर है 2023 में, अगर 2016 के मुकाबले हम देखें तो। ठीक है। और जो ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वह स्लाइटली लो है। ठीक है, दो एज कंपेयर टू अगर हम 2020 के देखें तो वैसे ही जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वह भी काफी ज्यादा है, 8.1% है। और यह 2020 के मुकाबले हाई है। तो यह सारी चीजें बेसिकली इस आर्टिकल में बताई गई है हमें। ठीक है, तो यह सारी चीजें जो थी वह इंपॉर्टेंट थी। ओके। अब इसके अलावा बस इतना ही हम जानेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो देखते हैं अब नेक्स्ट अब नेक्स्ट एडिशन में मैं जो जो रिमेनिंग आर्टिकल है मैं वो भी कवर करूंगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए या कुछ, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लेंथी हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। ओके, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।